तो चलिए बात अब अन्य खबरों की करेंगे। एक बड़ी खबर दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला। एल्डरमैन नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एलजी पर की है सख्त टिप्पणी। एलजी चुनी हुई एमसीडी को कर रहे हैं अस्थिर। एल्डरमैन नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित अभी रखा है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, एलजी पर की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, एलजी चुनी हुई एमसीडी को अस्थिर करने में लगे हैं। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला इस समय सुर्खियों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अवहेलना की जा रही नियमों की। इसके बाद एक बार फिर रुख किया था आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का, फिर यह बात सामने आई है। नमित त्यागी पूरी जानकारी के साथ। नमित, आज के दिन देखिए फैसला आया, लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हस्तक्षेप अभी भी किया जा रहा है फैसला आने के बाद में। देखिए बिल्कुल, दिल्ली के अंदर जो एमसीडी है वहां पर एल्डरमैन को चुनने का अधिकार एलजी के पास रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो खत्म हो गई है, फैसले को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन सीधे तौर पर जब सुनवाई हो रही थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि अगर दिल्ली के अंदर जो मनोनीत पार्षद हैं उनको एलजी चुनेंगे तो ये लोकतांत्रिक तरीके से जो एमसीडी चुनी जाती है उसको अस्थिर कर सकते हैं एलजी। इस तरीके से सख्त टिप्पणी जो है वो एलजी के इस फैसले पर की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि पिछले 30 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एलजी के द्वारा जो एमसीडी के अंदर मनोनीत पार्षद हैं उनको चुना जाए। लेकिन आपको याद होगा सागर की जब एमसीडी की बैठक हुई थी और मेयर का चुनाव हुआ था, उस वक्त 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर काफी बवाल हुआ था, क्योंकि एलजी की तरफ से उस 10 मनोनीत पार्षदों को चुना गया था। यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो 10 नाम दिए गए थे एल्डरमैन के लिए, उनको दरकिनार करके एलजी ने अपने हिसाब से एल्डरमैन को चुना था। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और आज सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये अधिकार एलजी के पास नहीं होगा, क्योंकि एलजी जो है इस अगर ऐसा फैसला लेते हैं यानी कि अपने हिसाब से एल्डरमैन को चुनते हैं तो वो जो लोकतांत्रिक तरीके से यानी कि दिल्ली के अंदर जब चुनाव होते हैं उसके द्वारा एमसीडी का जो गठन होता है उसको अस्थिर कर सकते हैं। जी, लेकिन क्या लग रहा है, अगर फैसले को सुरक्षित रखा गया है तो क्या केंद्र का भी कोई रुख होगा? देखिए फिलहाल क्योंकि इस पर सुरक्षित रखा गया है फैसला, जब ये आदेश आएगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके की आज सुनवाई रही है उसके अनुसार तो अंदाजा यही लग रहा है कि ये जो फैसला है ये फैसला भी आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार के पक्ष में आ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जब जो एल्डरमैन का जो चयन था वो एलजी ने किया था। और लगातार आम आदमी पार्टी भी ये कह रही थी कि जिसके पास ज्यादा बहुमत होता है यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो 10 मेंबर हैं ये भेजे जाते हैं और उन्हीं के आधार पर एलजी जो है उनको नियुक्त करता है। हालांकि निश्चित तौर पर आज एलजी ने सख्त टिप्पणी जरूर की है। ये जो मामला है वो एलजी के खिलाफ यानी कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में फिलहाल तो जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नमित। वहीं एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बड़ा बयान। 1,08,000 करोड़ की खाद सब्सिडी का ऐलान। आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए पीएलआई की कैबिनेट की मंजूरी। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में 1600 करोड़ का निवेश। अब 2 लाख को सीधे रोजगार की संभावना भी। अश्विनी वैष्णव का कहना, किसानों को खाद पर खरीफ सीजन के लिए सब्सिडी होगी। किसानों को मौजूदा कीमत पर खाद मिलती रहेगी। तो किसानों को मौजूदा कीमत पर खाद मिलती रहेगी। अश्विनी वैष्णव का आज के दिन में बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। 1,08,000 करोड़ की खाद सब्सिडी का भी ऐलान किया गया है। लार्जेस्ट पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही एक फोकस्ड एक्शन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कि मात्र 29 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी, इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है 100 बिलियन डॉलर्स का। 105 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। इसमें आपने देखा मोबाइल में भी
एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस हुआ। $10 बिलियन एक्सपोर्ट्स का पिछले साल $11 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ मोबाइल फोन, और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। एक और बड़ी खबर, 6 राज्यों में एनआईए की रेड, 122 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जा रही है। खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से पूरा ये मामला जुड़ा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन 6 राज्यों में एनआईए की रेड, छापेमारी ये जारी। देश भर के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों पर यह कार्रवाई की जा रही है। खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से पूरा यह मामला जुड़ा है। खालिस्तानी टेरर नेटवर्क इन 6 राज्यों में एक्टिव है और इसीलिए छापेमारी, 122 जगहों पर यह छापेमारी, ताकि जो लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं उनका पर्दाफाश किया जाए। तो देखिए, 4 तस्वीरें भी आपको अब से कुछ ही देर में दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से छापेमारी एनआईए की। देखिए, आज जब पहुंची टीमें यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो 4 राज्य जहां पर एनआईए की टीम पहुंची छापेमारी के लिए। टेरर फंडिंग, खालिस्तानी नेटवर्क और भी कई ऐसे अहम खुफिया इनपुट्स मिले, उसके बाद एनआईए की टीम पहुंची छापेमारी के लिए। और ये छापेमारी अभी कब तक जारी रहेगी, क्योंकि अभी तो केवल आज के दिन 122 जगहों पर 6 राज्यों में आपने दिखाने वाले समय में इसका दायरा और भी बढ़ सकता है, अगर कहीं और पर इनपुट मिले कि यहां पर भी ये नेटवर्क एक्टिव है, काम कर रहा है। तो चलिए एक नजर अब डाल लेते हैं कि आखिर टेरर पर एनआईए का ये एक्शन कैसे। देश भर के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर एनआईए की रेड इस समय जारी है। दिल्ली एनसीआर में 32 ऐसे जगह हैं जहां पर एनआईए की इस समय छापेमारी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर छापेमारी, और वहीं पंजाब, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर भी आज के दिन छापेमारी हमने देखी। दिल्ली एनसीआर की कई ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया, इनपुट मिले। दिल्ली पुलिस भी हालांकि इसमें एक्टिव दिखाई दी। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी 65 ऐसे जगह जहां पर छापेमारी जारी है, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ ऐसा जगह है जहां पर कहा जाता है कि कई ऐसे खालिस्तानी समर्थक हैं जो वहां पर हैं। वहीं यूपी में 3 जगहों पर एनआईए की छापेमारी की जा रही है, जहां पर छापेमारी के दौरान अभी क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं ये भी आगे एनआईए की टीम खुलासा करेगी। वहीं राजस्थान में भी 18 जगहों पर एनआईए की रेड है इस समय। मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी, दिल्ली भी आपने देखा, हरियाणा भी, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, वहां पर भी। वहीं खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से ये लोग जुड़े हैं जिनके बारे में कुछ बात पता चली, उसके बाद एनआईए की टीम पहुंची छापेमारी के लिए, और इसीलिए एनआईए कार्रवाई कर रही है। और पिछले 3 दिनों में दूसरी बार ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन कहा जा रहा है। 14 देशों में लगभग कहा जा रहा है कि 28 ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है, और ये 14 देशों में बैठ के जो भी इनके समर्थक हैं उन तक ये संदेश पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमले करते हैं, माहौल खराब करते हैं। एनआईए ने एमएचए को पूरी आतंकवादी की रिपोर्ट भी सौंपी थी। गैंगस्टर, आतंकवादी कितने हैं, नशीले पदार्थ कहां से, ये इसका नेक्सस कहां से जुड़ा हुआ है, इस बारे में भी एनआईए की टीम अब पता लगा रही है। वहीं आतंक पर एनआईए का प्रहार ये कैसे, अब ये आप देखिए, क्योंकि लॉरेंस गैंग के करीबियों के जयपुर समेत 6 ठिकानों पर यह छापा मारा गया। उन 6 जगहों में जयपुर है, चूरू है, अलवर है, हनुमानगढ़ है और गंगानगर है, जहां पर दबिशें दी गई है। क्योंकि गैंगस्टर की अगर बात करें, लॉरेंस बिश्नोई सहित कई ऐसे गैंगस्टरों के ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी इस समय ये की जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब जेल के अंदर भी हमला किया गया था। वहीं बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इन खालिस्तानियों के पास दूसरे देशों से के ड्रोन के जरिए भी हथियार यहां तक आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें आखिर ये छापेमारी क्यों की जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है, ये भी अब आपको दिखाते हैं। क्योंकि गुरुग्राम में अमृतपाल के करीबी और सिरसा में कांग्रेसी नेता के घर सर्च, सिरसा, झज्जर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत, करनाल, अंबाला में भी ये छापेमारी की गई है। जिनके घरों पर रेड ये की गई उनके गैंगस्टरों से भी लिंक बताया जा रहा है। जहां जहां पर ये छापेमारी उनके गैंगस्टरों से लिंक है। हरियाणा का जिक्र हमने किया था,
अब पंजाब की अगर बात कर ले तो पंजाब चंडीगढ़ में भी देखिए 65 ऐसे जगह है जहां पर छापेमारी की जा रही है। पंजाब में 65 ऐसे जगह हैं जहां पर ये पता चला कि कई ऐसे खालिस्तानी हैं, कई ऐसे दूसरे देशों में बैठे लोग हैं जिनके कनेक्शन है। फिर उसके बाद वहां पर भी ये छापेमारी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी की जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर भी 32 जगह पर छापेमारी की जा रही है। वहीं यूपी की अगर आगे हम बात कर लें तो यहां पर भी लगभग 3 ऐसे जिले जहां पर छापेमारी हो रही है। उन 3 जिलों में प्रतापगढ़ भी है, उन 3 जिलों में बरेली भी है और लखीमपुर भी है जहां पर ये छापेमारी इस समय। वहीं यूपी के लखनऊ में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। इसी पर देखिए न्यूज इंडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट, क्या आखिर छापेमारी कैसे है। एनआईए आज देश भर में 122 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और जो छापे पड़ रहे हैं ये मोहाली में लगभग 1 साल पहले इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हुए हमले के संबंध में है। छापे जो पड़ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश की भी 2 जगह हैं कम से कम, उसमें से एक लखनऊ का ये स्थान है जहां पर विकास सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। ये उसका फ्लैट है, यहाँ पर उसके नाम पर ये फ्लैट है लेकिन उसने इसको किराए पे दे रखा था, वो खुद यहाँ नहीं रहता था। आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास एनआईए की टीम भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर आई है, उसने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया है और फिर उसके बाद चली गई। विकास सिंह के बारे में खबर ये है कि वो यहाँ नहीं है, वो अयोध्या का रहने वाला है और अयोध्या में उसकी मदर की डेथ हो गई है। कल तक उसके वहाँ पर होने की खबर थी। अब जहाँ तक सवाल विकास सिंह का है तो विकास सिंह अयोध्या के देवगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। 90 के दशक में अयोध्या के कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय में कई सारी हत्याएं हुई। उनमें से एक हत्या वहां के उस वक्त के महामंत्री अरुण शंकर शुक्ला की हुई थी जिसमें विकास सिंह का नाम आया था और उसमें उसकी अरेस्ट भी हुई थी। छापेमारी के दौरान और क्या कुछ हुआ ये बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो लोग रहते हैं आसपास के उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था, कैसे छापा पड़ा, क्या देखा आपने? देखिए, मैं सोसाइटी अध्यक्ष हूँ यहाँ का। सुबह करीब 5 बजे एनआईए की टीम आई थी और हम लोग को तो मालूम ही नहीं चल पाया, सभी लोग सो ही रहे थे। आई और चारों तरफ से कम से कम 40-50 पुलिस वाले एनआईए के सादे वर्दी में काफ़ी लोग थे और चारों तरफ से इसको घेर लिया और उसके बाद इसी फ्लैट नंबर पे आ करके आगे पीछे पूछताछ करने लगे। फिर हम लोग को भी जगाया गया क्योंकि हम प्रेसिडेंट हैं और जो हमारी कार्यकारिणी के लोग हैं गए। फिर सारी जो भी जानकारियाँ उन्होंने मांगी वो हम लोगों ने बताया। किसके लिए छापे पड़े थे? बता रहे हैं किसी विकास सिंह के नाम पे ये फ्लैट है, उसी के लिए अंतर्गत छापा पड़ा है। यहाँ वो खुद रहता था या क्या था? कभी यहाँ रहते नहीं थे, हम लोग जानते भी नहीं थे। किराए पे हमेशा उठा या खाली पड़ा रहा है। ये पूरा नेटवर्क न केवल आतंकवादी संगठन का है बल्कि ड्रग्स तस्करी का भी है और लोकल गैंगस्टर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे नेटवर्क में, ये इस बात का भी खुलासा होता है। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो चलिए एक बड़ी खबर, मणिपुर कांग्रेस नेताओं का दिल्ली दौरा। राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात की उन्होंने। नेताओं ने खड़गे के सामने कई अपनी परेशानियों को भी रखा है। मणिपुर के लोगों को मुश्किल समय से गुजरना पड़ा, यह कहना कांग्रेस के नेताओं का। मणिपुर में जानेंगे जमीनी हकीकत, खड़गे का यह भी कहना। मणिपुर भेजी जा रही है पर्यवेक्षकों की टीम, हालात तनावपूर्ण हैं और चिंताजनक अभी भी। केंद्र की सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए, शांति सुनिश्चित करने में हर समुदाय की हिस्सेदारी। तो मणिपुर में आपने देखा होगा किस तरह से 2 समुदायों में हिंसक झड़प के बाद हालात वहां पर बिगड़ गए थे। वहीं जातीय गणना पर सरकार को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। जल्द ही सुनवाई की मांग वाली याचिका अब खारिज हो गई है। अब 3 जुलाई को मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस संजय करोल ने मामले से खुद को अलग कर लिया है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, जातीय गणना पर सरकार को एक और झटका लगा है। जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका इस समय खारिज। अब जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका अब खारिज हो चली है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।